नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है और ऐसे में जो है आप लोग को जो सीसैट का पीवाईक्यू है उस पर आपको फोकस करना चाहिए। और सीसैट पर एक मैं एनालिटिकल वीडियो में बना के डाल दूंगा कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहां पर सीसैट में आपको फोकस करना है। ठीक है, हालांकि अभी पीवाईक्यूज को हम लोग करा रहे हैं, पीवाईक्यूज को आप लोग करते रहिए। ठीक है, और इसको प्लीज आप लोग इग्नोर मत करिएगा। मैं हर वीडियो में आपसे यही बात कहता हूं कि सीसैट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि 33% मार्क्स ही आपको गेन करना होता है, बावजूद इसके जो है स्टूडेंट्स इस एग्जाम को जो है यानी कि इस पेपर को जो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत कठिन भी नहीं है लेकिन बहुत आसान भी नहीं है, इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस की आवश्यकता है। तो अगर आप 2013 से भी अगर आप शुरू करेंगे, 2013 से लेकर के अगर आप 2023 तक के जो है 22 तक के अगर आप पेपर को लगा लेंगे तो फिर आपका सीसैट नहीं रुकने वाला। ठीक है, खैर तो आइए हम लोग बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कुछ आज हमें जो है इसमें करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा संप्रेषण का ही होता है। ठीक है, और बाकी आप लोगों को चीजें पता ही है कि दो पार्ट में हम लोग करा रहे हैं सीसैट को। सेकंड जो पहला पार्ट मैं करा रहा हूं, सेकंड पार्ट आपके शिवम सर कराएंगे जिसमें मैथ, रीजनिंग और बाकी का सेक्शन होगा, और बाकी जो सेक्शन है वो सब मेरे पास है। ठीक है, तो संप्रेषण और संप्रेषण को लेकर के हमने आपको कई चीजें बताई हैं कि कई बार क्या होता है कि संप्रेषण के क्वेश्चंस बहुत टफ आ जाते हैं जो कि आप नहीं कर पाओगे, मतलब टफ रहते हैं। जैसे 2019 का पेपर था और आई थिंक 16 या 17 का पेपर ऐसा था। तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जहां पर आपको कठिन देखने को मिलेंगी, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं संप्रेषण के जो बहुत आसान होते हैं और बार बार वो रिपीटेड हो रहे हैं, है ना। तो इसी की एनालिसिस मैं वीडियो आपको एक बना दूंगा कि दरअसल ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार आपसे पूछे जा रहे हैं, इन टॉपिक्स पर आपको फोकस कर लेना है। ठीक है, तो लगभग 100 महीने का समय है और 3 दिन में मैं इस वीडियो को बना दूंगा आपके सामने। ठीक है, चलो आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा संप्रेषण का क्या है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि जहां पर समझाने वाला होगा समझा देंगे, क्योंकि बार बार वही क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो कई बार ऑलरेडी हम उसको समझा चुके हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो टू द पॉइंट है, जहां पर आपको ज्यादा लाख लपेट नहीं करना है। आपको बस एक काम करना रहेगा कि क्वेश्चंस का जो आंसर रहेगा उसको आपको अपनी कॉपी में क्या करना रहेगा, नोट डाउन कर लेना रहेगा वन लाइनर फॉर्म में, ताकि वो एक जैसे आपसे कोई पूछे कि क्या कहते हैं, कोई डेफिनेशन पूछे आपसे तो आप क्या बताओगे, है ना। आपसे कोई पूछे कि केमिस्ट्री क्या है तो आप केमिस्ट्री की सीधे डेफिनेशन बताओगे, ज्यादा तो तामझाम नहीं करोगे। ठीक उसी प्रकार से कंप्रेशन जो है कम्युनिकेशन वाले में भी हम लोग यही करेंगे, जहां पर लगेगा कि टू द पॉइंट है वहां पर हम लोग बता के आगे निकल जाएंगे। आप लोग क्या करिएगा, उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, बस इतनी सी बात है, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलो जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि संगठनात्मक संप्रेषण में निम्नलिखित में से कौन अंतरवैयक्तिक अवरोध नहीं है। ठीक है, अच्छा संप्रेषण के बारे में मैंने 4-5-6 क्लास ऑलरेडी ले ली है, तो संप्रेषण आप लोग जानते ही होंगे, है ना। संप्रेषण औपचारिक संप्रेषण होता है, अनौपचारिक संप्रेषण होता है, मौखिक, लिखित, है ना। ये सब प्रकार के संप्रेषण होते हैं, आपको पता होगा। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, मतलब बातचीत है ना। एक व्यक्ति जो है सामने वाले से जो बातचीत कर रहा है उसे ही संप्रेषण कहते हैं। इतना तो पता ही होगा, हमने ऑलरेडी क्लासेस में बताया हुआ है। नहीं पता है तो हमारी पहली क्लास जो है सीसैट की, उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, तो थोड़ा सा ओवरव्यू आपको जो है कम्युनिकेशन का मिल जाएगा वहां से। ओके, चलो तो प्रश्न क्या पूछा आपसे कि संगठनात्मक संप्रेषण में निम्नलिखित में से कौन सा अंतरवैयक्तिक यानी कि जो इंटरपर्सनल जो अवरोध होता है वो नहीं होता है। प्रजाति केंद्रिता, अर्थात्मकता, अनुग्रहण या क्षय प्रबंधन। तो इसमें से बेसिकली जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि जो प्रजाति केंद्रिता होती है, ये किसी संगठनात्मक संप्रेषण में जो है क्या है, अंतरवैयक्तिक जो अवरोध होता है वो नहीं होता है। ठीक है, तो इसको आपको बस क्या काम करना है, अब इसको वन लाइनर फॉर्म में क्या करना है, नोट कर लेना। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ज्यादा अंदर जाओगे तो फिर क्या होगा, समस्या उत्पन्न होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है संप्रेषण निष्कपटता का उच्चतम अंश पाया जाता है किसमें, अनौपचारिक संप्रेषण में, मेटा संप्रेषण में, प्रत्यक्ष संप्रेषण में या अप्रत्यक्ष संप्रेषण में। तो बेसिकली ये जो आपका संप्रेषण निष्कपटता होता है इसका उच्चतम अंश बेसिकली आपके मेटा संप्रेषण में क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि मेटा संप्रेषण में क्या होता है, आप कहेंगे संप्रेषण निकटता का उच्चतम अंश बेसिकली किसमें पाया जाता है, मेटा संप्रेषण में। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार सहकर्मियों के शाब्दिक अपशब्द को तितर बितर करने में सर्वाधिक क्या होता है, उपयुक्त होता है। ठीक है, क्या कह रहा है, समझो इस प्रश्न को। और ये प्रश्न कुछ इस प्रकार के होते हैं कम्युनिकेशन के कि जिसको अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप कर ले जाओगे। मैंने पहले भी कहा था कि कम्युनिकेशन के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो व्यवहारिक होते हैं, जहां पर थोड़ा सा आप अपनी एनालिटिकल पावर का इस्तेमाल करेंगे तो आप उस प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो ये प्रश्न भी कुछ उसी प्रकार से है। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार यानी कौन सी हैबिट ऐसी है जो सहकर्मियों यानी कि जो भी आपके दोस्त यार होंगे
सहकर्मियों के शाब्दिक अपशब्द को तितर बितर करने में सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए रक्षात्मक हो जाना, वाद विवाद में पड़ना, या हानिकारक भाषा को स्वीकार करने से इनकार, या फिर आक्रामक देह भाषा बनाए रखना। सिंपल सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। जो चीज आपको किसी के सहकर्मी की अपशाब्दिक जो त्रुटियां होती हैं, जो चीजें नहीं सही लगती हैं, आप उसको इग्नोर कर दो, मतलब उसको आप एक्सेप्ट ना करो। यानी कि हानिकारक भाषा को स्वीकार करने से इनकार, भैया हम नहीं एक्सेप्ट है, बात खत्म। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई आपको कोई गाली दे, अब्यूजिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करे, आप क्या काम कीजिएगा? आप क्या दोबारा से उसको पलट के बोलोगे? नहीं, आप बोलोगे भैया हमको तो पसंद नहीं, हमको तो लेना ही नहीं, बात खत्म। ठीक है भाई, जो चीज ऐसे अगर मैं आपको कोई एक छोटा सा फ्रूट दूं, एक, ठीक है कि यार ये लो मैंगो खा लो आप, ठीक है, आप क्या करोगे? अगर नहीं पसंद होगा तो क्या कहोगे? नहीं नहीं यार हम नहीं खाते हैं, आप रख लो इसको। यानी कि जो हम आपको सामान दे रहे थे वो आपने हमें रिटर्न कर दिया और फिर मेरे पास आ गए। तो कोई अगर आपको अब्यूजिंग करता है, आपके साथ इस्तेमाल ऐसे करता शब्द, तो आप क्या करोगे? मतलब भैया नहीं पसंद है, हमें नहीं लेना है, तो नहीं लेना तो सामने वाले के पास रह गया। ठीक है, तो वही होता है कि किसी के इस प्रकार के अगर कहीं कम्युनिकेशन हो रहा है तो ऐसे शब्दों को तितर बितर करने के लिए, यानी कि वो उसको इग्नोर करने के लिए आप जिसको इसको एक्सेप्ट ना करिए, आगे बढ़ जाइए। ठीक है, ध्यान रखना। तो यही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, सामीप्य यानी कि प्रोक्सेमिक्स संबंधित है किससे? तटस्थ संप्रेषण से, एक दिशाोन्मुख संप्रेषण से, शाब्दिक संप्रेषण से, या अशाब्दिक संप्रेषण से। तो ये बेसिकली जो है जो प्रोक्से मिक्स होता है वो अशाब्दिक संप्रेषण से संबंधित होता है। अशाब्दिक संप्रेषण यानी कि अशाब्दिक संप्रेषण को क्या कहेंगे? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को आपको मैंने कई बार बताया है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है? जहां पर हम शब्दों का अर्थात वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे कि डांस करना अपने आप में, ठीक है, नाटक हो गया, कई अन्य प्रकार की जो विधाएं होती हैं अलग अलग प्रकार की, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती है, जहां पर हम अपने जो अन्य हाव भाव होते हैं शारीरिक, हम उनसे चीजों को प्रकट करते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है आपके एग्जाम में कि बताओ ये जो डांस करना होता है किस प्रकार का कम्युनिकेशन में आता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ओके, तो कम्युनिकेशन बेसिकली वर्बल कम्युनिकेशन भी होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होता है, यानी कि शाब्दिक कम्युनिकेशन भी होता है। हम शब्दों के माध्यम से भी बातचीत करते हैं और हम बिना शब्दों के भी बातचीत कर लेते हैं। संप्रेषण क्या होता है? दो व्यक्तियों में, दो या दो से अधिक व्यक्तियों में क्या बातचीत करना या अपने संदेशों को दूसरे को पहुंचाना, यही क्या होता है? संप्रेषण होता है। संप्रेषण में क्या होता है भाई? एक ए है, दूसरा क्या है? बी है। ठीक, क्या है? एक ए है, तो ए जो है क्या है? ये बेसिकली यानी कि जो मेन है व्यक्ति है जो बोलता है, और ये क्या है? ये श्रोता है आपका। ठीक है, यानी कि प्राप्त करता है। तो इसके बीच में क्या होगा? या तो शाब्दिक संप्रेषण होगा या अशाब्दिक संप्रेषण हो सकता है इसके द्वारा। ठीक है, अब इस समय संप्रेषण के दौरान कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती, जैसे नॉइज हो गया, शोर हो गया, ठीक से इसका ना सुनना हो गया। इसके अंदर क्या कहते हैं, कोई पहले से कुछ पार्शलिटी नजर आ रही है उसको लेकर के, तो ये भी जो है क्या कहते हैं दिक्कत करेगा कम्युनिकेशन में। ये भी हमने आपको कई बार बताया है कि किस प्रकार से संप्रेषण में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। वो बाधाएं कौन कौन सी होती हैं, ऐसा प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सारी चीजें आपको क्या काम करनी है? आपको रेडी कर लेनी है। ठीक है, यानी कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के बीच में बाधाएं कैसे आती हैं, और बहुत सारी ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पूछ लेते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट है प्रभावी अंतरवैयक्तिक संप्रेषण का मुख्य तत्व कौन सा? यानी कि इफेक्टिव जो आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है उसका इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है? द की एलिमेंट फॉर द इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज, क्या हो जाएगा? सक्रिय श्रवण। सिंपल सी बात है भाई, अगर बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपको करना है कि एकदम से इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ? मैं बोल रहा हूं और आप एकदम प्यार से अच्छे तरीके से उसको सुन रहे हैं, आपको कोई उसको लेकर के ना आपके अंदर कोई ईर्ष्या है कि यार सर ठीक से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, या हमारे बीच में कोई वॉइस प्रॉब्लम नहीं है, नॉइज प्रॉब्लम नहीं है, या कुछ अन्य बैरियर्स नहीं है। इसका मतलब आप सही से क्या है? सुन रहे हैं। तो पूछा है कि प्रभावी अंतरवैयक्तिक संप्रेषण का मुख्य तत्व क्या है? सक्रिय श्रवण। यानी कि अगर प्रॉपर तरीके से अगर आप सुनते हो मेरी बात को सही से, तो कोई भी समस्या उत्पन्न होने वाली नहीं है। अगर आप सही तरीके से नहीं सुनोगे, सक्रिय नहीं रहोगे मेरी बातों को लेकर के, तो क्या मेरी द्वारा कही गई बातों को आप समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे। इसका मतलब यह है कि इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन तभी होगा जब आप हमारी बातों को ठीक ढंग से सुनोगे। नहीं सुनोगे तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में नहीं आएगा। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मतलब दो लोग के बीच में बातचीत। ठीक है, समझ आ गया? आगे चलो, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संगठनात्मक परिस्थितिकी से संबंधित है? कौन सा है? केंद्रीकृत संप्रेषण, ऊर्ध्वगामी संप्रेषण, पार्श्विक संप्रेषण, या फिर अधोगामी संप्रेषण? तो भाई साहब इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला। और ये प्रश्न भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, पार्श्विक संप्रेषण।
और पार्श्व संप्रेषण को हमने आपको कई बार बताया भी है। क्या बताया है कि जो पार्श्व संप्रेषण होता है वो क्या होता है, समान स्तर के कर्मचारियों और अधिकारियों के मध्य में पार्श्व संप्रेषण होता है। यह प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। समान स्तर के अधिकारी या कर्मचारी के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो पार्श्व संप्रेषण के अंतर्गत आता है, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या कहते हैं, लेटर कम्युनिकेशन भी इसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, ये आपको क्या करना है, याद रखना है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 7वां, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण पराभाषीय संकेत है? कौन सा? मुखाकृतीय अभिव्यक्ति, हाव भाव, स्वर संबंधी क्षेपण या फिर अंग विन्यास? बताइए फटाफट, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भैया जी लोग। और ये भी आपके एग्जाम में कई बार क्या है, पूछा गया है। ठीक है, कि बताओ, तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्वर संबंधी क्षेपण, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोनल पिच बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब टोनल पिच में कई सारी चीजें आती हैं, जैसे कि क्या, जैसे कि लाउडनेस हो गया, टाइमिंग हो गया, इसके अलावा जो है वाणी त्रुटि हो गई, ये सब जो है स्वर संबंधी क्षेपण में आएगा। क्या? ठीक है, तो ये आपको बातें याद रखनी है। ओके, यानी कि क्या, टाइमिंग हो गया। ठीक है, इसके अलावा टाइमिंग के अलावा जो है, ठीक है, टाइमिंग हो गया आपका, क्या टाइमिंग प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें लिख लो एक बार। ठीक है, टाइमिंग। ठीक है, और क्या टाइमिंग के अलावा क्या हो सकती है, वाणी त्रुटि। क्या? वाणी त्रुटि। इसके अलावा लाउडनेस। क्या? लाउडनेस। ठीक है, ये सब क्या होंगे, ये सब जो है आपके स्वर संबंधी क्षेपण के अंतर्गत आती हैं, याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, किस प्रकार के संप्रेषण में नेटवर्क समूह के नेता के उद्भव की संभावना होती है लेकिन समूह के सदस्यों की तुष्टि निम्नतर होती है? कौन सा है? चक्र प्रकार में, वृत्ताकार प्रकार में, श्रृंखला प्रकार में या बाधित प्रकार में? तो इसका जो सही उत्तर होगा भाई साहब वो हो जाएगा चक्र प्रकार में। किसमें? चक्र प्रकार में। और चक्र प्रकार में क्या हो जाएगा, देखो ऐसे होगा, ये कोई एक व्यक्ति है और इसके जो है ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई समूह होता है जो कम्युनिकेशन होता है बेसिकली इस पर केंद्रित हो जाता है, क्योंकि इसी की बात क्या हो जाती है, ये कम्युनिकेशन पे क्या करता है, कंट्रोल कर लेता है और अपने आप में क्या होता है, यही जो है मुख्य व्यक्ति हो जाता है चक्रीय संप्रेषण में। यानी कि कोई समूह में जो केंद्र, इसी की बात क्या होंगे, इफेक्टिव होंगे इन सारे बिंदुओं पर, यानी कि यही क्या होगा, मेन व्यक्ति हो जाएगा। तो चक्रीय संप्रेषण में समूह में एक व्यक्ति क्या होता है, केंद्र में होता है और उसी की बातें जो है क्या होती हैं, इफेक्टिव होती हैं, उसी की बातों को लोग जो है मानते हैं, अपने आप में जो है कम्युनिकेशन वहां पर होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यानी कि चक्र प्रकार में, यानी कि समूह के नेता के उद्भव की संभावना होती है, यानी कि ये समूह का क्या हो जाएगा, नेता हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बीच में है, मिड में है और इसी की बातें ही माने जाते हैं। जैसे कोई मीटिंग हो रही, कोई समूह है, संगठन है, तो उसमें एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसमें वहां पर सबकी बातों से लोग सहमत रखते हैं कि नहीं नहीं हाँ ठीक है, आपकी बात सही है। तो ये चक्रीय होता है, यानी कि आप एक व्यक्ति बीच में बैठा हुआ है, 4 लोग इसके, 5 लोग इसके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, यानी कि संगठनात्मक तौर पर जो व्यक्ति बीच में होता है, केंद्र में होता है, वो क्या होता है, एक तरीके से नेता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यानी कि वही मुखिया होता है बेसिकली। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण में संगठनात्मक मौन का एक उदाहरण है? कौन सा है, बताओ फटाफट, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्या? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण में संगठनात्मक मौन का एक उदाहरण है? विकृति, विलंब, निस्पंदन या अनुक्रिया का भाव? इस प्रश्न को हमने आपको एक बार समझाया था, अगर आपको याद होगा। हमने आपको औपचारिक संगठन बताया था और उस औपचारिक संगठन में हमने आपको कई चीजें जो है बताई थी। ठीक है, तो बताओ भैया फटाफट क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा बेसिकली क्या, निस्पंदन। यानी कि जो निस्पंदन होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो बेसिकली आपका ऊर्ध्वगामी संप्रेषण के अंतर्गत आता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ऊर्ध्वमुखी जो संप्रेषण में होता है, क्या होता है, चीजें जो है क्या होती हैं, इसको हम लोग अपवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं। और अपवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि चीजें पहले नीचे से स्टार्ट होती हैं। अब इसको थोड़ा सा एक बार समझ लो आप चाहो तो। ठीक है, एक बार इसको देख लो। जैसे अगर मैं कहूं कि क्या औपचारिक संप्रेषण, क्या औपचारिक संप्रेषण की बात करता हूं, इसको देखो जरा। औपचारिक संगठन, औपचारिक संगठन, ठीक। तो इसमें बेसिकली 3 चीजें आएंगी। पहला क्या आ जाएगा आपका, पहला आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, मैंने बताया था, फटाफट मुझे बताओ अगर आपको अगर याद है। इसमें आ जाएगा वर्टिकल कम्युनिकेशन। क्या? वर्टिकल कम्युनिकेशन, ठीक है।
इसके बाद क्या आ जाएगा, लेटरल कम्युनिकेशन, LATERAL, LAT, लेटरल कम्युनिकेशन, ठीक है। और तीसरा क्या आ जाएगा, तीसरा क्या आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा आपका डायगोनल आ जाएगा, DIAGONAL, डायगोनल कम्युनिकेशन, ठीक है, डायगोनल कम्युनिकेशन। और अगर आपको याद होगा तो हमने आपको जो है क्या कहा था, जो वर्टिकल कम्युनिकेशन था, अगर आपको याद होगा जो वर्टिकल कम्युनिकेशन था, आपको याद होगा तो हमने कहा था ये बेसिकली क्या हो जाता है, दो पार्ट में ये डिवाइड हो जाता है। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन को हमने जब दो पार्ट में डिवाइड किया था तो एक हमने आपसे क्या कहा था, एक होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन, क्या होता है, एक होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन, और एक क्या होता है भाई साहब, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है कुछ, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। और हमने आपसे कहा था कि अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होगा, ठीक है, अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होगा, चीजें जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग आरोही कम्युनिकेशन या आरोही संप्रेषण भी बोल सकते हैं। तो आरोही में क्या होता है, सबसे शुरुआत कहां से होती है, एक से होती है। मैं कहूं आरोही क्रम में किसी चीज को लिखो तो क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि शुरुआत सबसे लोवेस्ट नंबर से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4। ठीक उसी प्रकार से अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होगा, अपवर्ड कम्युनिकेशन को आप कुछ इस प्रकार से समझ लीजिए, यानी कि जो सबसे नीचे अगर आप बात करें यहां पर नायब तहसीलदार, जिसको एनटी बोलते हैं, नायब तहसीलदार तक सूचना जाएगी, फिर एसडीएम, फिर डीएम, फिर डीसी, या फिर उसके बाद सचिव स्तर के अधिकारी होंगे। यानी कि यहां पर निचले स्तर से सूचना धीरे धीरे ऊपर क्या करती है, प्रेषित की जाती है, यानी कि ये अपवर्ड कम्युनिकेशन है। यानी क्या है ये, अपवर्ड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ऊर्ध्वगामी कम्युनिकेशन संप्रेषण, ठीक है, जो प्रश्न में पूछा था। यानी कि हम अपवर्ड कम्युनिकेशन में हम निचले स्तर से चीजों को ऊपर तक ले जाते हैं, और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है भाई साहब, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है कि चीजें बड़े अधिकारी जो है छोटे स्तर तक अपनी चीजों को पहुंचाते हैं, ठीक है, यानी कि जस्ट क्या होगा, इसको हम लोग आरोही भी बोल सकते हैं, आरोही। तो आरोही में क्या होगा, छोटे से स्टार्ट होगी, यानी कि छोटा अधिकारी फिर बड़ा, फिर ऐसे करके, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवरोही बोलते हैं। तो अवरोही अगर गिनती की बात करूं तो आप क्या कहेंगे, 100 99 98, यानी कि बड़े से स्टार्ट हो रहा है। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होगा, बड़े अधिकारी से शुरुआत होगी, वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों से सूचनाएं प्राप्त करेगा और बाकी जो भी कम्युनिकेशन होगा वो करेगा उसमें, यानी कि ये हो जाएगा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक, तो ये वर्टिकल कम्युनिकेशन के अंदर का दो पार्ट हो गया। अब ये जो लैटरल कम्युनिकेशन होता है, लैटरल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो समान स्तर के जब अधिकारी होते हैं उनमें जो कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, और वो पार्श्विक जो कम्युनिकेशन होता है, पार्श्विक कम्युनिकेशन भी इसी के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। और ये जो डायगोनल कम्युनिकेशन होता है, डायगोनल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जब समान स्तर के अधिकारी किसी जो है प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करते हैं, जैसे कि कोई आपदा आ गई, कोई डिजास्टर आ गया, तो वो बेसिकली क्या होता है, इसमें आता है। कई बार क्या होता है कि डायगोनल कम्युनिकेशन को लेटरल कम्युनिकेशन के अंतर्गत ही रख दिया जाता है, अलग अलग किताबों में अलग अलग चीजें दी गई हैं, ठीक है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप चाहो तो इसको अलग अलग कर लो या तो फिर एक ही में कर सकते हो, ठीक है। हालांकि डायगोनल कम्युनिकेशन से प्रश्न पूछा है आपके एग्जाम में, ओके, याद रखिएगा। तो ये आप एक बार इसको थोड़ा सा अगर समझ गए हो तो अच्छी बात है, नहीं समझे हो तो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ओके। चलो आगे बढ़े हम लोग। अच्छा, ये वाला अपवर्ड कम्युनिकेशन और ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन दोनों पूछा है आपके एग्जाम में, इस बात को आपको विशेष ध्यान देना है कि अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है। अपवर्ड कम्युनिकेशन समझ गए, मतलब कि हम पहले निचले अधिकारी से कोई सूचना जो है देंगे। पहले नायब तहसीलदार छोटा अधिकारी होता है, तो नायब तहसीलदार फिर एसडीएम के पास जाएगा, एसडीएम डीएम के पास, डीएम फिर डीसी और बाकी अपर जो अधिकारी होते हैं वहां तक, सचिव स्तर तक, ठीक है, यानी कि अपवर्ड कम्युनिकेशन है। डाउनवर्ड में सीधा इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि जस्ट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। इस पिरामिड को आप जस्ट क्या करो, पलट दो, यानी कि आप इसको ऐसे कर दो, जस्ट लाइक दिस, बस हो गया अपने आप में। जैसे एनवायरमेंट में आपने पढ़ा होगा पिरामिड, ठीक उसी प्रकार से आप इसको डाउनवर्ड और मतलब अपवर्ड में समझ सकते हो इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आ गया आपके पास क्या, 10वां क्वेश्चन। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक श्रवण का रूप नहीं है, क्या है, नैदानिक श्रवण, परावर्तित श्रवण, परानुभूत श्रवण या निर्णयात्मक श्रवण। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला है, क्या है, जो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, डी वाला, ये बेसिकली क्या है, सकारात्मक श्रवण का रूप नहीं है, बाकी जो है ये हैं, ठीक है, परानुभूतिक श्रवण, परावर्तित और नैदानिक हैं, बाकी ये डी वाला ऑप्शन नहीं सही है इसमें, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शोर से संबंधित संप्रेषण में बाधा नहीं है, क्या, निम्नलिखित में से कौन सा शोर से संबंधित संप्रेषण का बाधा नहीं है।
प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक समस्याएं, सूचनाधिभार, दिग् आद्य प्रारूप या सांस्कृतिक विभिन्नताएं, तो इसमें आ जाएगा द्विक आद्य प्रारूप जो है क्या है, ये समस्याओं में मतलब शोर की समस्याओं में शामिल नहीं है। बाकी जो है ये जो है क्या है इसमें सूचनाधिभार और बाकी चीजें हैं, सांस्कृतिक विभिन्नताएं। ठीक है, आगे संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश रूपांतरण की सफलता की जांच की जा सकती है। क्या कह रहा है, संप्रेषण प्रक्रिया में यानी कि जो कम्युनिकेशन जो प्रोसेस होती है उसमें संदेश रूपांतरण, ठीक है, की सफलता की जांच की जा सकती है। कैसे, इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस सक्सेसफुल ट्रांसफर ऑफ मैसेज कैन बी चेक्ड थ्रो। ठीक है, क्या होगा इसमें, तो इसमें हो जाएगा प्रतिपुष्टि द्वारा, यानी कि क्या इसमें क्या हो जाएगा, प्रतिपुष्टि द्वारा, यानी कि क्या बोल देंगे इसको, बोलेंगे भैया हम लोग क्या बोलेंगे इसको, प्रतिपुष्टि क्या बोलते हैं, फीडबैक के द्वारा। यानी कि कोई चीज आप क्लैरिफिकेशन कैसे करते हो, मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं तो आप मैं लेक्चर को अच्छा बुरा कैसे कहोगे, सिंपल सी बात है, फीडबैक दोगे, है ना, कमेंट के माध्यम से या लाइक के माध्यम से या शेयर के माध्यम से, जो ऐसा भी आप देना चाहोगे। आप फेस टू फेस होते तो मुझसे बोल देते कि सर अच्छा लेक्चर है। तो यानी कि फीडबैक जो है क्या होता है, सबसे लास्ट प्रोसेस होती है जहां पर हम जो श्रोता होता है वो क्या कहता है, फीडबैक देता है और कहता है कि भाई ये बढ़िया चीज थी, है ना, मजा आ गया, यानी कि उसको अंडरस्टैंडिंग उसकी अच्छी हुई, जो क्या कहते हैं सामने वाला जो उससे कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो या फिर किसी अन्य चीज से लेकर के हो। ठीक है चलो नेक्स्ट है, पार विभागीय समितियां रूप हैं। क्या, पार विभागीय, तो पार विभागीय जो समितियां होती हैं वो पार्श्व संप्रेषण का होती हैं, और पार्श्व संप्रेषण हमने आपको बताया, पहले बता दिया कि बेसिकली क्या था, समान स्तर के अधिकारियों के बीच बात के बीच में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सूची फर्स्ट का मिलान करना है इसमें से भाई साहब। ठीक है, कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमित कीजिए। ओके, अपने उत्तर का चुनाव करना है। फिर आपको प्रश्न क्या है आपसे कि सभी मनुष्य मरणशील हैं, बताओ इसका, सभी मनुष्य मरणशील हैं, इसमें क्या होगा, सर्वव्यापी निषेधात्मक में आएगा, अंशव्यापी में आएगा, सर्वव्यापी सकारात्मक में आएगा, अंशव्यापी सकारात्मक में आएगा, किसमें आएगा ये, तो ये ए वाला जो हो जाएगा, ए वाला बेसिकली मिलेगा आपका 3 से, यानी कि सभी मनुष्य मरणशील हैं, तो ये क्या हो जाएगा ए का 3, यानी कि सर्वव्यापी सकारात्मक है, यानी कि ये एकदम सही बात है, सभी मनुष्य मरणशील हैं, सर्वव्यापी है, यानी कि सभी लोग मरणशील हैं, सर्वव्यापी मरणशील हैं। ठीक है, इसके अलावा बी का क्या हो जाएगा, कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है। क्या, कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है, तो बी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, बी का फर्स्ट, यानी कि सर्वव्यापी निषेधात्मक। क्या, सर्वव्यापी निषेधात्मक। अब ऑप्शन देखो, तो ए का क्या हो गया 3, तो ए का 3 किसमें है, इसमें है, डी वाले में है, ए का 3 हो गया, बी का 1 हो गया, तो बी का 1, ये भी बी का 1 तो और किसी में है नहीं, सिंपल सी बात है, ये तो ऑप्शन कट ही गया सीधा सीधा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि बी वाला 1 भी अगर है तो इसका मतलब डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बाकी मिलान कर लो फिर आप, फिर सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा आपका क्या 4, क्या सी का क्या 4, और क्या बच रहा है फिर डी, डी का क्या हो जाएगा 2, डी का 2। ठीक है, इस तरीके से मिलान करें, यानी कि कुछ किसान धनी नहीं है, यानी कि अंशव्यापी निषेधात्मक में आ जाएगा, और कुछ विद्यार्थी बुद्धिमान हैं। ठीक है, या कुछ सॉरी सी का क्या हो जाएगा, सी का 4, कुछ विद्यार्थी बुद्धिमान हैं, ये अंशव्यापी सकारात्मक में आएगा, और कुछ किसान धनी नहीं है, यह आएगा अंशव्यापी निषेधात्मक में। इसको एक बार पढ़ लो, इसको नोट डाउन कर लो, हो सकता है सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ले। ठीक है, यानी किसमें किसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी इसमें है। ठीक है, तो इसको एक बार नोट कर लो तुरंत, ये अपने आप में क्या हो जाएगा, आपका नोट्स बन जाएगा। ओके चलो, जैसे कहते हो ना कि कम्युनिकेशन का सर नोट्स नहीं मिलता है, नोट्स नहीं मिलता है, नोट्स ऐसे ही मिल जाएगा। इसको आप एक बार नोट कर लो अच्छे तरीके से, सारा नोट्स पीवाईक्यूज जितना मैंने कराया, अगर उसके आप उसको 1 लाइनर फॉर्म में नोट कर लोगे तो सारा का सारा नोट्स आपका प्रिपेयर हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। किसी समस्या की स्थिति में पूर्व में सामना की गई समस्या से समानता के आधार पर निर्णय की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, उसको हम लोग बेसिकली प्रतिनिधित्वता का स्वशोध कहते हैं। क्या, प्रतिनिधित्वता का स्वशोध कहते हैं, याद रखिएगा, और स्वशोध के अंतर्गत बाकी चीजें आपकी आती हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। तो बी वाला क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में कभी कभी बाधा उत्पन्न करता है, इसमें डैश लगा लीजिएगा, बीच में स्पेस कर लीजिएगा, कभी कभी। तो कौन सी ऐसी चीज है जो कभी कभी क्या होता है कि समस्या समाधान में कभी कभी बाधा उत्पन्न करता है, यानी कि कोई आप प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर रहे हो और वहां पर क्या होता है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। मानसिक विन्यास, क्या, मानसिक विन्यास, एनालॉगी जिसको मेंटल सेट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो मानसिक जो विन्यास होता है क्या होता है,
जब आप कोई डिसीजन ले रहे होते हो, कोई प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर रहे होते हो, वहां पर ये क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। कोई पूछे सिंपल सा कि बताओ भाई साहब, किसी समस्या समाधान में कोई प्रॉब्लम है, उसको आप शॉर्ट आउट कर रहे हो, उसमें कभी कभी बाधा यानी कि बैरियर्स कौन उत्पन्न कर देता है, तो वो कर देता है आपका मानसिक विन्यास। क्या? मानसिक विन्यास। इस बात को आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, निम्नलिखित निर्णय शैली में किसमें लंबा समय लगता है? विश्लेषणात्मक शैली, व्यवहारात्मक शैली, निर्देशात्मक शैली या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? सिंपल सा इसका आंसर है भाई साहब, विश्लेषणात्मक शैली। कोई प्रॉब्लम, कोई जो है आप डिसीजन ले रहे हो और डिसीजन लेते समय क्या कर रहे हो आप, विश्लेषणात्मक शैली जो होती है, अगर आप यानी कि एनालिटिकल स्टाइल में उसको कर रहे हो, तो सिंपल सी बात है कि एक एक छोटी छोटी चीजों का क्या करोगे आप, विश्लेषण करोगे कि यार ये ऐसा है तो ऐसा कैसे हो गया, अच्छा ये चीज मिली है तो इसका ये फिर कैसे मिल गया मुझे। यानी कि कहीं ना कहीं जब आप एक जो है डिसीजन ले रहे होते हो, ठीक है, किसमें, जब कोई निर्णय ले रहे होते हो, तो विश्लेषणात्मक शैली जब आप प्रयोग करते हो, अर्थात जब आप कोई चीज बहुत अच्छे तरीके से एनालिटिकल प्रोसेस में करते हो, तो क्या होगा, चीजें और लंबे समय से लगती हैं। ठीक, इसका एग्जांपल अगर आप इसी लेक्चर से ले लो, अगर मैं हर क्वेश्चन को मैं प्रॉपर तरीके से एनालिटिकल वे में आपको समझाऊं, एकदम डिटेल्स में जाऊं, तो क्या होगा, लेक्चर आपका 3 घंटे में कंप्लीट होगा भाई साहब। सीसेट बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है और बहुत टाइम लगता है इसमें, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि जो चीजें समझाने वाली ज्यादा है वो समझा दूं, बाकी हम लोग आराम से उसको करते चलें। तो कहने का मतलब यह कि अगर हम बहुत एनालिटिकल फॉर्म में इसको मैं समझाऊं कि यार ऐसा नहीं ऐसा होता है, वर्टिकल कम्युनिकेशन में ये होता है तो इसमें ऐसा होता है, तो इसमें ऐसा होता है, बहुत लंबा समय लग जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आप बात अगर यहां पर निर्णय की है, हालांकि हमने आपको समझाने के लिए कहा है इस बात को, लेकिन अगर कहीं डिसीजन कोई अगर आपको लेना है, ठीक है, अगर कोई आपसे कहे कि आपको पीसीएस तैयारी करनी है या यूपीएससी तैयारी करनी है, या फिर आपको तैयारी करनी है किसकी, वनडे एग्जाम की, तो आप निर्णय कैसे लोगे? सिंपल सी बात है, आप निर्णय या तो एकदम से ले लो कि भाई मुझे तो पीसीएस करना है, या फिर आप निर्णय ले लो मुझे आरओ की करनी है। लेकिन अगर आप उसको एनालिटिकल फॉर्म में करोगे तो क्या करोगे, आप बैंकिंग के सिलेबस को, एसएससी के सिलेबस को, आप यूपीएससी के सिलेबस को, पीसीएस के सिलेबस को क्या करोगे, कंपेयर करोगे, उसकी एनालिसिस करोगे कि यार इसका सिलेबस क्या है, इसका सिलेबस क्या है, उसके बाद ही तो निर्णय लोगे। यानी कि जब आप एनालिटिकल फॉर्म में किसी चीजों को देखोगे तो उसमें निर्णय लेने में क्या होगी, आपको एक लंबा समय लगेगा, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन बेसिकली आपके रीजनिंग का आ गया था, तो मैथ का आ गया था, तो इसको हमने ब्रेक करवा दिया, छोड़वा दिया। ठीक है, ये इसको सीएम सर करा देंगे। चाहो तो आप इसका उत्तर मुझे बताओ फटाफट क्या होगा, बट की सीएम सर इसको करा देंगे। ठीक है, एक वृत्त चित्र में विभिन्न वृत्तखंडों का अनुपात समानुपाती होता है, किसमें, वृत्तखंडों के परिमापों में, वृत्तखंडों के कोणों के, वृत्तखंडों के क्षेत्रफल के, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर तो बेसिकली बी वाला हो जाएगा, लेकिन डिटेल्स में मुझे बताओ किसका बी वाला उत्तर क्यों हो जाएगा। अगर आपकी मैथ अच्छी है मुझे बताइए फटाफट इसका आंसर। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन मैथ में जाएगा। ओके, चलो मैथ वाला सेक्शन, रीजनिंग का सेक्शन सीएम सर कराएंगे। ठीक है, चलो आगे देखो, निर्णय लेने के संदर्भ में फ्रेमिंग प्रभाव निम्नलिखित में से किसका उल्लेख करता है? तो जो फ्रेमिंग प्रभाव होता है बेसिकली वो क्या काम करता है, जो विकल्पों की प्रस्तुति का ढंग, विकल्प के चयन को क्या करता है, प्रभावित करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, देख लीजिएगा इसको एक बार अच्छे से। नेक्स्ट है, किसी उच्च संशक्त समूह के सदस्यों के समालोचनात्मक मूल्यांकन परक निर्णय क्षमताओं के नष्ट हो जाने की जो प्रवृत्ति होती है कहलाती है, क्या प्रवृत्ति कहलाती है, समूह सोच कहलाती है। क्या कहलाती है, समूह सोच कहलाती है, याद रखिएगा। ठीक है, जो ग्रुप थॉट होता है वो आएगा बेसिकली। ठीक है, इसमें ग्रुप थिंकर। नेक्स्ट है, इसको दोबारा देख लो, क्या कह रहा था कि किसी उच्च संशक्त समूह के सदस्यों के समालोचनात्मक मूल्यांकन परक निर्णय क्षमताओं के नष्ट हो जाने की प्रवृत्ति क्या कहलाएगी, समूह सोच कहलाएगी। सीधा अपनी कॉपी उठाओ और सीधा लाइन को टेप दो, यानी कि कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है, नोट डाउन कर लो। ठीक है, याद आ रहेगा इसको। चलो, निर्णय की वह शैली जो सभी को प्रसन्न रखने से अत्यधिक संबंधित कही जाती है, क्या कही जाती है, संप्रदायात्मक शैली, निर्देशात्मक शैली, व्यवहारात्मक शैली या फिर विश्लेषणात्मक शैली। सिंपल सी बात है, व्यवहारात्मक। अगर आप व्यवहारिक होंगे चीजें तो आपके सिंपल सी बात है सब चीजें क्या रहेंगी, बेहतर रहेंगी। पूछ रहा है कि निर्णय की, डिसीजन की वह शैली जो सभी को प्रसन्न रखने से अत्यधिक संबंधित है। यानी कि डिसीजन है आप एक ऐसा लो जो क्या हो, व्यवहारात्मक प्रकार का, व्यवहारात्मक शैली हो, यानी कि डिसीजन जो है सभी के एक तरीके से क्या हो, फेवर में हो।
तो यानी कि व्यवहारिक डिसीजन हो, ये नहीं कि बस इंडिविजुअली आपके लिए डिसीजन हो जाए, वो नहीं, जो व्यवहारात्मक शैली में अगर आप चीजों को करोगे तो क्या होगा, उससे सभी लोग क्या रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, सभी लोग उससे खुश रहेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय के परिणामों की संभाव्यता के अनुमान का नियम नहीं है? तो बेसिकली उपयोगिता का जो आकलन होता है, ठीक है, ये आएगा इसमें, यानी कि असेंसिंग यूटिलिटी, उपयोगिता का आकलन। चलो आगे बढ़े, वैध मानक आकार के निरपेक्ष न्याय वाक्य में यदि मुख्य पद निष्कर्ष में व्याप्त है तो उसे व्याप्त होना होगा। दोनों आधार वाक्यों में, अमुख्य आधार में या मुख्य आधार वाक्य में, किसी भी आधार वाक्य में नहीं, तो इसका आंसर सी वाला क्या हो जाएगा, मुख्य आधार वाक्य में बेसिकली ये होगा। ठीक है, अब ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे नहीं यार आपको, सही बताऊं मैं आपको, मतलब कभी कभी कम्युनिकेशन के ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो कहोगे यार सर पटक लोगे अपना, भगवान क्या हो गया। लेकिन हाँ, अगर जो है 20 क्वेश्चन 19 क्वेश्चन अगर कम्युनिकेशन के आएंगे तो अगर आप पीवाईक्यूज को कर लोगे तो उस 20 क्वेश्चन में से आप 15 क्वेश्चन तो हल कर पाने के स्थिति में पूरी तरीके से रहोगे। 5 नहीं कर पाओगे कोई बात नहीं, तो बाकी के सेक्शन कर लेना आप लोग, ठीक है, लेकिन घबराना नहीं इन प्रश्नों से। ओके, चलो नेक्स्ट है, प्रसंभाव्यता का गुण है, क्या है बताओ भाई साहब? आगमनात्मक युक्ति का, निगमनात्मक युक्ति का, वियोजक तर्कवाक्य का, निरूपाधिक तर्कवाक्य का, तो ये हो जाएगा आगमनात्मक युक्ति का, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन निर्णयकर्ताओं में समस्याओं के सृजनात्मक समाधान खोजने की अच्छी प्रवृत्ति पाई जाती है? किसमें अच्छी प्रवृत्ति पाई जाती है? निर्देशात्मक शैली के निर्णयकर्ताओं में, या विश्लेषणात्मक शैली के निर्णयकर्ताओं में, या फिर संप्रत्यात्मक शैली के निर्णयकर्ताओं में? यही वाला क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और संप्रत्यात्मक शैली के बारे में कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसको आप जरा क्या करिएगा, याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, अब आ गया हमारे पास हिंदी। ठीक है, फटाफट देखते हैं, यथाशक्ति में कौन सा समास है भाई साहब, बताओ? यथाशक्ति, यथा योग्य, यथा कर्म, ये सब आएगा आपका अव्ययी भाव समास में। और अव्ययी भाव समास में क्या होता है, अच्छा एक बात ध्यान रखना कि आपके सीसेट में कर्मधारय समास से बहुत प्रकार के प्रश्न पूछेंगे कई बार के, तो कर्मधारय समास और द्विगु के साथ साथ में द्वंद्व समास भी आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। कर्मधारय, ठीक है, द्विगु और द्वंद्व समास कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसको आपको याद रखना है। और हिंदी में और इसके संधि विच्छेद में आपको स्वर संधि और व्यंजन संधि के जो भी पार्ट्स हैं प्लस उसका जो मेन पार्ट है उसको आपको क्या करना है, रेडी करना है। ओके, चलो नेक्स्ट है, अच्छा बताओ कमेंट करके कि अव्ययी भाव समास में क्या होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से काम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं होता है? कामना, कार्य, स्वभाव या इच्छा। अब देखो, काम के रूप में सिंपल सी बात, स्वभाव तो नहीं होगा, काम का मतलब क्या हो गया, कार्य हो गया, काम का मतलब कामना भी होता है, काम का मतलब इच्छा भी होती है, स्वभाव तो नहीं होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, जिजीविषा का अर्थ है, बताओ भैया फटाफट, बहुत बार जो है एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा है और आपके ये ARO में भी पूछा है प्रश्न, बताओ क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, बताओ फटाफट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, जिजीविषा का अर्थ क्या होगा, और इसका उत्तर बेसिकली मैं नहीं बताऊंगा। अब मैं देखता हूं कि आप इसका उत्तर बताते हो कि नहीं बताते हो, जानबूझ के मैं इसका उत्तर नहीं बता रहा हूं, क्योंकि यह प्रश्न आपके ARO में बहुत बार पूछा है, पीछे से पूछा है, और अगर ये उत्तर अगर आप नहीं बता पाओगे तो मैं कहूंगा फिर आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। फटाफट मुझे बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा। आज देखते हैं कि आपका क्वेश्चन, आपका टेस्ट है आज का, बताओ क्या होगा इसका उत्तर। जीतने की इच्छा, जीने की इच्छा, परोपकार की इच्छा या युद्ध की इच्छा? जिजीविषा, बताओ फटाफट फटाफट फटाफट। अच्छा, इसको तो जानते होंगे, युद्ध की इच्छा, युयुत्सा इसको बोलते हैं। युद्ध की इच्छा क्या, युयुत्सा, जानते होंगे उसको। चलो अब आपके पास बचे मात्र 3 ऑप्शन, अब इस 3 ऑप्शन में से मुझे बताओ कि क्या होगा इसका सही उत्तर। ठीक, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट है, समवाय शब्द का अर्थ क्या है? समवाय शब्द का अर्थ बहुत आसान सा है, समवाय शब्द का अर्थ होता है आपका समूह, क्या, ग्रुप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पुरुषवाची सर्वनामों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? बताओ कौन सा सही नहीं है भाई साहब। तो ऑप्शंस क्या हैं? वह का प्रयोग पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में हो सकता है, ठीक, सही है, होता है, क्योंकि कथन सही नहीं पूछा है। हमें उत्तम पुरुष कर्म कारक का बहुवचनीय रूप है, ठीक है, बिल्कुल है। संबंध कारक में मैं का सही रूप मेरे को होता है। भाई साहब ऑप्शन पढ़ के ही लग रहा है कि गलत लिखा है, ठीक है, तो यही वाला क्या हो जाएगा,
इसके हिसाब से ये वाला गलत होगा, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्योंकि पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो यही सही नहीं है। ठीक है, बाकी यह के साथ ने का प्रयोग संभव नहीं है, यह भी जगह तो सही हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर, निम्नलिखित हिंदी वर्णों में से अयोगवाह कौन सा वर्ण नहीं है? अयोगवाह कौन सा वर्ण नहीं है, बताओ फटाफट। यह भी प्रश्न आपके यूपी SSSC में बहुत बार क्या है पूछा जाता है, बताओ अयोगवाह कौन सा नहीं है। और अयोगवाह क्या होते हैं? जो ना तो स्वर होते हैं, ना तो क्या होते हैं बेसिकली, ना ही तो व्यंजन होते हैं, यानी कि किसी स्वर के योग से जो सार्थक शब्द बनते हैं वही हो क्या होते हैं? अयोगवाह कहलाते हैं। ठीक है, बताओ निम्नलिखित हिंदी वर्णों में से अयोगवाह कौन सा वर्ण है? बताओ। तो अंग और अह, क्या ऑप्शन नंबर बी इज द क्या राइट आंसर हो जाएगा भैया जी लोग। इसको आप क्या करिएगा, याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित वर्णों में कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है? कौन सा मूर्धन्य नहीं है? जा, क्या जा मूर्धन्य नहीं है? ठीक है, पूछा मूर्धन्य नहीं है, जा नहीं है, बाकी ट ठ ड है, तो जा फिर क्या होगा बताओ फटाफट। जा क्या होगा? जा हो जाएगा तालु से, क्या तालु से। और यह प्रश्न भी आजकल एक बार दो बार क्या है पूछा है, तो जितने भी वर्ण उच्चारण स्थान हैं उनको एक बार याद रख लीजिए कि होस्ट से कौन कौन से शब्द निकलते हैं, तालु से कौन से निकलते हैं, कंठ से कौन से निकलते हैं, तो इसको एक बार आप क्या करिएगा, सारे जितने भी आपके वर्ण हैं उनको रट लीजिएगा एक बार। ओके, याद रखिएगा इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ है, क्या हो जाएगा? अधिक व्यक्ति होने से काम बिगड़ना, अलगाव की स्थिति, खराब खाना बनाना, या आवश्यकता से अधिक सामान का होना। तो ये हो जाएगा भैया, सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? अलगाव की स्थिति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, अब ये गद्यांश है जिसका उत्तर आपको लिखना है फटाफट। ठीक है, इसको आप क्या करो फटाफट, पहले तो वीडियो को पॉज करो, इसको एक बार पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि हम क्या करेंगे फटाफट हम इसका आंसर देखेंगे। ठीक है, क्योंकि बार बार व्याख्या पढ़ेंगे तो फिर टाइम निकलेगा बहुत ज्यादा। ठीक है, तो धर्म मनुष्य के भीतर नहीं तो देवत्व का विकास है। धर्म ना तो पुस्तकों में है ना धार्मिक सिद्धांतों में, वह केवल अनुभूति में निवास करता है। कहां निवास करता है? वह केवल अनुभूति में निवास करता है। धर्म अंधविश्वास नहीं है, धर्म अलौकिकता में नहीं है, वह जीवन का अत्यंत स्वाभाविक तत्व है। मनुष्य में पूर्णता की इच्छा है, अनंत जीवन की कामना है, ज्ञान और आनंद प्राप्त करने की चाह है। पूर्णता, ज्ञान और आनंद ये निचले स्तर पर नहीं है, उनकी खोज जीवन के उच्च स्तर पर की जानी चाहिए। जहां ऊंचा स्तर आता है वहीं धर्म का आरंभ होता है। जीवन का स्तर जहां हीन है, इंद्रियों का आनंद वहीं अत्यंत क्या होता है? प्रखर होता है। तो ये पैराग्राफ है, जिसके आधार पर आपको 34 से 38 तक के क्वेश्चंस का क्या करना है? आंसर देना है। आइए हम लोग फटाफट इसके आंसर को देते हैं। ठीक है, अब पैराग्राफ एक बार आप लोग पढ़ लो, और इस प्रकार के पैराग्राफों में आपको क्या काम करना है? ठीक है, जो कॉम्बिनेशन आता है उसमें आपको अच्छे से पहले पैराग्राफ को पढ़ना डिटेल्स में, मूड फ्रेश करके, ऐसे नहीं कि जल्दबाजी में, और उसके बाद प्रश्नों का जो है उत्तर आपको देना होता है। तो यह बात आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। ठीक है, प्रश्न क्या है कि धर्म मनुष्य में किसका विकास करता है? देवत्व का विकास करता है। पैराग्राफ को आप पढ़िएगा, तो आप पढ़ लीजिएगा तो आपको जो है तुरंत क्या हो जाएगा, मालूम चल रहा है कहां पर इसका उत्तर छिपा हुआ है। ठीक है, तो फटाफट आप लोग इसको व्याख्या देखिएगा अच्छे से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट, धर्म कहां निवास करता है? अनुभूति में। ये आप लोगों ने देखो यहीं पर मैंने टिक भी लगाया था, कहां पर? ये देखो, वह केवल अनुभूति में निवास करता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको सारे जो है उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है, चलो, तो धर्म कहां निवास करता है? धर्म निवास करता है बेसिकली आपका अनुभूति में, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ता हूं। इंद्रियों का आनंद कहां पर प्रखर होता है भाई साहब? तो जहां जीवन का उच्च स्तर नहीं है, बस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, जीवन के उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है? तो पूर्णता, ज्ञान और आनंद। ये भी इस लाइन जो है सीधे सीधे आपके पैराग्राफ में नोट डाउन है, यानी कि जीवन के उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए जो है पूर्णता, ज्ञान और आनंद की क्या होती है? आवश्यकता होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है भाई साहब? बताओ फटाफट। आपसी सद्भाव का स्वरूप, कर्म का स्वरूप, सुख का स्वरूप, या धर्म का स्वरूप? तो धर्म के बारे में ही चर्चा की गई है, धर्म के बारे में सारी बातें लिखी गई, इसलिए धर्म का स्वरूप जो है क्या हो जाएगा? इस पूरे गद्यांश का हिंदी वाले का सही क्या हो जाएगा? शीर्षक हो जाएगा। शीर्षक जो है आपको बताने के लिए आप पूरे पैराग्राफ को ठीक ढंग से समझिएगा,
फिर देखिएगा कि किस शब्द पर या किस वाक्य पर क्या किया गया है, फोकस किया गया है। जो उसका निचोड़ होता है पूरे पैराग्राफ का, वही उसका क्या होता है, शीर्षक होता है, यानी कि टाइटल होती है। ओके, चलो आगे बढ़ो। अब देखो नेक्स्ट है, परिताप शब्द का अर्थ है। क्या है परिताप शब्द का अर्थ? तो परिताप शब्द का अर्थ क्या है भाई साहब? संताप है। क्या है? संताप है। बाकी जलन का जानते होंगे, है ना, जलन जब आग से जो चीज चल जाती है तब जलन होता है। ज्वाला का मतलब जानते होंगे, प्रमाण मतलब क्या, प्रूफ, ये भी जानते होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, कभी ना कभी में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो ये हो जाएगा कभी ना कभी में यौगिक। क्या? कभी ना कभी में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो आप कहेंगे भैया क्या 40वां का क्या होता जाएगा? सही होता जाएगा। यानी कि जो क्रिया विशेषण होते हैं वो क्या होते हैं? वो प्रत्यय जोड़ने से बेसिकली बनते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में विवृत स्वर है। बताओ भैया विवृत स्वर क्या है इसमें से? तो बेसिकली इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो विवृत स्वर है वो क्या है? इसमें नहीं है। ठीक है, क्या है? इसमें नहीं है, क्योंकि आ और आओ, क्या आ और आओ, ये दो जो शब्द होते हैं वो आते हैं विवृत स्वर के अंतर्गत, और इसके अकॉर्डिंग यहां पर विवृत स्वर आपका कोई नहीं लिखा है, तो इसको आप लोग क्या करिएगा? स्टार बना दीजिएगा। ठीक है, यानी कि इसका उत्तर यहां पे नहीं है। आई थिंक इसको आयोग ने इसका उत्तर शायद बाहर कर दिया था। ठीक है, अब इसके अलावा एक होता है अर्धविवृत्त। क्या होता है? एक होता है अर्धविवृत्त। वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका उ। क्या? उ, यानी कि सी ऑप्शन। फिर बी वाला हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, और ओ हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा। ये तीन क्या हो जाएंगे? अर्धविवृत्त में आ जाएंगे। किसमें? अर्धविवृत्त में। और अब बच गया आपका एक और ई वाला। बताओ किस में आएगा भैया? अगर आपको हिंदी आती है फटाफट मुझे बताओ कि ई वाला किस में आ जाएगा। बताओ निम्नलिखित में से विवृत स्वर कौन सा है? तो हमने बता दिया कि आ और अ विवृत स्वर में हो गए, और अब जो फंसता है मामला वो क्या फंसता है कि ई वाला क्या होगा, और ए, ओ और उ ये आ जाएगा अर्धविवृत्त में। अब बचता है ई वाला। बताओ ई वाला जो है बेसिकली किस में आ जाएगा? बताओ फटाफट। 41 नंबर क्वेश्चन है भैया ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका संतृप्त। किसमें? संतृप्त। संतृप्त। ठीक है, तो इसको एक बार क्या करिएगा? अपनी कॉपी में क्या करिएगा? नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, चलो नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य विरामादि चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध है? कौन सा? तो अगर आप चारों वाक्यों को पढ़ोगे सही ढंग से तो बेसिकली पूछा कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य विरामादि चिन्ह यानी कि दृष्टि से शुद्ध है? शुद्ध कौन सा है? तो इसमें से अगर आप चारों वाक्यों को सही ढंग से पढ़ोगे तो पाओगे कि जो आपका ये सी वाला है, क्रोध चाहे जैसा भी हो, देखो देखो क्या लिखा है? क्रोध, फिर रुकना है, क्रोध कॉमा चाहे जैसा भी हो कॉमा मनुष्य को दुर्बल बनाता है, फुल स्टॉप। बस ये सही लगेगा, बाकी ये सही नहीं है। फिर क्या है? क्रोध चाहे जैसा भी हो, फुल स्टॉप नहीं, बात पूरी करनी है, फुल स्टॉप नहीं लेगा। मनुष्य को दुर्बल बनाता है, फिर फुल स्टॉप, गलत लिखा है साफ साफ। यानी कि चारों वाक्यों को पढ़ोगे गलत लगेगा। जैसे यहां पर लिखा है क्रोध, फिर फुल स्टॉप लग गया, तुरंत एक वर्ण के बाद कैसे लग जाएगा शब्द के बाद फुल स्टॉप? क्रोध फुल स्टॉप, चाहे जैसा भी हो फुल स्टॉप, मनुष्य को दुर्बल बनाता है फुल स्टॉप। गलत लिखा है भाई साहब, सिंपल सी बात है। शुद्ध पूछा यही सही लिखा है, क्रोध फिर रुकना है, क्रोध चाहे जैसा भी हो फिर रुकना है कॉमा, क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है, फुल स्टॉप। बस सिंपल सी बात है। तो सी वाला क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। जगत प्लस ईस बराबर जगदीश में कौन सी संधि है भैया जी? बताइए फटाफट। तो इसमें आपकी हो जाएगी व्यंजन संधि। और फिर से मैं कह रहा हूं कि व्यंजन संधि और स्वर संधि को पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, क्योंकि अब ऐसा नहीं, देखो यही एनालिसिस होती है कि सीसीआर में कौन सी संधियां जो बार बार पूछी जाती हैं, तो व्यंजन संधि और स्वर संधि बार बार पूछी जाती है, उसको आपको रेडी कर लेना है बस। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें जगत प्लस इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, और जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा? जगत प्लस ईस होगा। यह भी आपको क्या करना है? याद रखना है। तो व्यंजन संधि का जो फार्मूला होता है वो आप एक बार नोट कर लीजिएगा कि किसके बाद क्या आने पर क्या होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहेंगे? धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। आगे बढ़ो फटाफट, चलो जल्दी करते हैं हम लोग।
मसरड शब्द का विलोम क्या है? रुक्ष है। बहुत आसान है, सभी जानते होंगे, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब आ गया इंग्लिश। इंग्लिश पैराग्राफ को आप लोग पढ़ लो अच्छे तरीके से, बहुत बड़ा पैराग्राफ है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग 46 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चंस का आंसर फटाफट करेंगे। ओके, तो आइए हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं इसको। चलो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है आपका? एजुकेशन इनेबल्स ए मैन, क्या हो जाएगा? तो जो शिक्षित व्यक्ति होगा वो क्या होगा उसके भीतर? टू रियलाइज हिज नेचर बोथ मेंटली एंड स्पिरिचुअली, यानी कि जो है मानसिक और क्या कहते हैं आध्यात्मिक रूप से क्या होगा? रियलाइज करेगा नेचर को, बोथ, यानी कि रियलाइज हिज नेचर बोथ मेंटली एंड स्पिरिचुअली, यानी कि ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर जाएगा। मैं केवल ऑप्शन को बता रहा हूं, आप लोग बाकी चीजों को देखते रहिएगा, ठीक है? चलो, फिर पैराग्राफ के अकॉर्डिंग पूछा है, व्हाट एन एजुकेटेड मैन इज एबल टू सी इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब आपको बताना है इसमें कि क्या इसका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन को पढ़ोगे तो आप पाओगे कि कौन सा उत्तर सही हो जाएगा इसका। इसका उत्तर सही हो जाएगा भैया जी कौन सा? सी वाला, मोर ब्यूटी, मोर वैरायटी, मोर स्कोप फॉर हिज सिंपैथी एंड द अंडरस्टैंडिंग देन ही सा बिफोर, यानी कि सी वाला क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आप लोग इस बार वीडियो को जब मैं क्वेश्चन पढ़ा करो, फिर वीडियो को पॉज करो और उसके बाद क्या करो, आप उसकी व्याख्या देखो पीछे क्या है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, द पैसेज यूनिवर्स ऑफ मिस्ट्री एंड ए ट्रेजर हाउस ऑफ ब्यूटी मीन्स, क्या हो जाएगा भैया जी इसका आंसर सही? तो चार ऑप्शन को पढ़िए फटाफट और उसके बाद मुझे उत्तर बताइए। तो चार ऑप्शन को पढ़िएगा और उसके बाद पैराग्राफ को देखिएगा, या क्वेश्चन के बाद सीधे पैराग्राफ को पढ़िए तो पाएंगे कि बी वाला आंसर सही हो जाएगा, यानी कि यूनिवर्स फुल मिस्टीरियस एंड ब्यूटीफुल थिंग्स। ठीक है, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द वर्क ऑफ गुड गार्डनर, क्या हो जाएगा? व्हाट इज द वर्क ऑफ गुड गार्डनर, इसका उत्तर भी बेसिकली आपके पैराग्राफ में है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला, टू हेल्प ईच प्लांट टू पुट फॉर द इसेंशियल क्वालिटी ऑफ इट्स ऑन। ठीक है, बी वाला क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। पैराग्राफ में इसका उत्तर दिया हुआ है, ढूंढिएगा आप लोग फटाफट। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, द वर्ल्ड बिकम्स ए लार्जर प्लेस एंड द मोर एक्साइटिंग, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फॉर ए मैन ऑफ ट्रेंड फैसिलिटीज एंड डेवलप्ड क्या टेस्टेस। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो एक बार आप लोग पैराग्राफ को सही से पढ़िएगा और फिर आप लोग अगर इंग्लिश अच्छी होगी तो इसको करिएगा, करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ गया भैया जी क्या आपके पास, इन द सेंटेंसेस हिज फिनिश्ड द जॉब एट वन गो, द वर्ड गो इज, क्या है ये? द वर्ड गो इज क्या है? ये हो जाएगा भैया जी, इसमें हो जाएगा नाउन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? नाउन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और नाउन की डेफिनेशन क्या होती है? मुझे नहीं लगता कि नाउन की डेफिनेशन आपको नहीं आती होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, चेंज द सेंटेंसेस आई नेवर ईट मीट ही एक्सप्लेन्ड इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। बताओ भैया इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच तो आप लोग जानते होंगे, बखूबी जानते होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? कॉमा एंड इन्वर्टेड के स्थान पर क्या करेंगे? कंजक्शन का हम क्या करेंगे? बेसिकली क्या कर देंगे? प्रयोग कर देंगे। और दैट का क्या हो जाएगा? और आई का ही होगा, दैट का प्रयोग करेंगे। यानी कि अगर आप देखोगे यहां पर तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा? सी वाला इसका उत्तर हो जाएगा। यानी कि डायरेक्ट स्पीच में बदलोगे तो ही एक्सप्लेन्ड दैट ही नेवर ईट का यहां पर थर्ड फॉर्म हो जाएगा, तो ईट का क्या हो जाएगा? एट हो जाएगा, यानी एट मीट। ठीक है, सॉरी इट का सेकंड फॉर्म होगा, इट का सेकंड फॉर्म। अब बाकी कैसे बना, अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर आपको आता है तो मुझे बताओ कि इसका सही उत्तर क्या होगा, क्योंकि एक प्रश्न आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आता है और एक प्रश्न किसका आता है? एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का आता है। ठीक है, तो बताओ आगे बढ़ो। द वर्ड, अब बताओ कि इसका जो मीनिंग है क्या होगा? इसका मीनिंग क्या होगा? फटाफट मुझे इसका जल्दी जल्दी आप इसका क्या बताओ? मीनिंग बताओ। बताओ भैया इसका क्या होगा? तो इसका जो मीनिंग होता है, पहले तो इसी जानोगे, इसका मीनिंग होता है मिलन स्थल। यानी कि अगर आप इसको देखोगे तो पाओगे कि बी वाला ऑप्शन, ए प्लेस अपॉइंटेड फॉर ए मीटिंग, यानी कि एक ऐसा स्थान जहां पर क्या होता है? मीटिंग होती है। तो मिलन स्थल, ठीक है, इसकी हिंदी क्या होती है? मिलन स्थल। और उस आधार पर ऑप्शन नंबर बी तो क्या हो रहा है? सही उत्तर हो रहा है। बस बात खत्म। ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है, और ए मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसकी हिंदी क्या होती है? प्रयास होती है, ऑप्शन नंबर ए की।
और बाकी एडवेंचर तो आप जानते होंगे, और ए सीक्रेट प्लेस का मतलब आसानी से आप जानते होंगे। एडवेंचर मतलब क्या? एडवेंचर मतलब आप एडवेंचर तो शब्द ही आप नॉर्मली आप कॉमनली आप इसको यूज ही करते होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज रॉन्गली स्पेल्ड, यानी कि कौन सा ऐसा शब्द है जो कि क्या है, रॉन्ग है इसमें से। बताओ फटाफट क्या होगा इसका सही उत्तर भैया जी लोग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें से जो तीनों के ऊपर किस पेन लिखी है वो क्या है? क्या है लिखा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड रॉन्गली स्पेल्ड, कौन सा गलत लिखा है? तो ये वाला जो शब्द है डी वाला, ये क्या है? गलत लिखा है। इसका इंग्लिश होगी CONVEN, CONVEN। आगे क्या होगा बताओ? CONVEN, इतना तो सही लिखा है, यहां भी CONVEN। अब मिस्टेक कहां पर हो रही है? इतने में हो रही है। अब बताओ अगर आपको इसकी जो है इंग्लिश एग्जैक्ट स्पेलिंग आती है तो मुझे बताओ फटाफट कमेंट करके कि क्या होगा इसकी स्पेलिंग। ये हो जाएगा देखो IENCE, बस यहां पर खाली आई का फटा, यहां पर क्या हो जाएगा? आई के बाद ENCE, बस इतना सा क्या था डिफरेंस था यहां पर, बाकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी आपकी? सही हो जाएगी, ठीक है। देखो छोटा सा एक जो है क्या कहते हैं शब्द का अंतर था, एक जो है अल्फाबेट का अंदर था, और पूरी स्पेलिंग क्या थी आपकी? गलत थी। चलें आगे बढ़े। नेक्स्ट है, चेंज द सेंटेंस लेट इट बी डन एट वंस इनटू एक्टिव। तो फिर से आ गया एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, हर साल पूछा जाता है। बताओ क्या होगा इसका सही उत्तर? क्या हो जाएगा भैया जी लोग? मुझे बताओ फटाफट इसका क्या सही उत्तर, और मुझे उम्मीद है कि आप इसका उत्तर जो है क्या करेंगे? सही से बताएंगे। बताओ क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसके बाद फिर क्या लगेगा? सब्जेक्ट, फिर क्या लगेगा? अदर जो है वर्ड्स इसमें जो है क्या होगा? आ जाएगा। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या? फिर अदर वर्ड आएगा। तो इस हिसाब से देखेंगे तो डू इट एट वंस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। भैया जी लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर कठिन लग रहा होगा तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि दो ही क्वेश्चन आते हैं, दिमाग मत लगाना। दो क्वेश्चन के चक्कर में जो है आप बाकी चीज छोड़ दो, ठीक है। अगर लगता है कि एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज या डायरेक्ट इनडायरेक्ट कठिन है तो उसको छोड़ दो। इंग्लिश में कंजक्शन पैराग्राफ को कर लेना, तो आपका कंजक्शन और एडजेक्टिव, ठीक है, इतना कर लेना, आपका काम बन जाएगा इंग्लिश में से। ज्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है, क्योंकि एक्टिव वाइज, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी क्या होता है, थोड़ा सा दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा। ओके चलो आगे बढ़ो। चलो, पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस व्हाटएवर इज राइट। क्या हो जाएगा? व्हाटएवर इज राइट, या व्हाटएवर इज राइट, या व्हाटएवर इज कॉमा इज राइट, या फिर व्हाटएवर कॉमा फिर इज कॉमा और फिर हो जाएगा। तो भैया जी इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर? बताओ मुझे फटाफट, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए बेसिकली जब ये दो क्लासेस को हटाया जाता है तो बेसिकली क्या होता है? कंजक्शन और कॉमा का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब दो क्लासेस को हटाया जाता है तो वहां पर कंजक्शन और कॉमा का प्रयोग किया जाता है। इस हिसाब से आप देखेंगे तो दो क्लासेस को हटाने के लिए क्या है? व्हाटएवर इज और फिर क्या है? कॉमा इज राइट, बस यही उत्तर रहेगा सही। बाकी ये सब फुल स्टॉप लिखा है, फिर लिखा है, फिर फुल स्टॉप यहां पर लिखा है, फिर इज इस्तेमाल किया गया है, फिर यहां क्वेश्चन मार्क लगा दिया, नहीं ऐसा नहीं है। ये होगा व्हाटएवर इज कॉमा इज राइट, यानी कि दो क्लासेस को अलग करने के लिए वहां पर कंजक्शन और कॉमा का प्रयोग किया जाता है। बस इतनी सी बात है। ओके चलो याद रखना। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट कंजक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। देखो कंजक्शन का प्रश्न आ गया, पूछा जाता है हमेशा। द ही गॉट डॉट डॉट डॉट, ही वाज विल, क्या हो जाएगा? अनटिल, बिकॉज, या ये ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? बताओ मुझे आंसर फटाफट। आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके चलो नेक्स्ट है, व्हाट एलिफेंट मीन्स। भैया बताओ इसका मतलब क्या हो जाएगा? व्हाट एलिफेंट, व्हाइट एलिफेंट मीन्स इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका एन, क्या? एन अनइकोनॉमिकल पोसेशन, यानी कि बी वाला इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखो चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड। क्या आप बताओ भैया इसका सही जो उत्तर होगा कि एबनॉर्मल, क्या होगा इसका? डिस्गस्टिंग, कोल्ड,
अब्यूजिव या फिर हॉट? बताओ फटाफट इसका उत्तर क्या होगा सही। अच्छा, डिस्गस्टिंग। पहले तो इसकी आपकी हिंदी पता होनी चाहिए। जब तक आपको इसकी हिंदी नहीं पता होगी तब तक आप इसके जो है आंसर को चूज नहीं कर पाओगे। तो बताओ कि इसकी पहली बात तो हिंदी क्या होगी, मुझे फटाफट इसका आंसर बताइए आप लोग, ठीक है। तो इसकी जो हिंदी होती है बहुत बुरा। क्या? बहुत बुरा। क्या? बहुत बुरा। अब देखो, अब अगर इसकी हिंदी बहुत बुरी हो गई या बहुत बुरा हो गया तो अब बताओ, कोल्ड मतलब ठंडा, अब्यूजिव मतलब जानते हो कि गाली गलौज, ठीक है, हॉट मतलब गर्म। तो अब क्या बोला? डिस्गस्टिंग। तो आप इस शब्द का इस्तेमाल तो करते ही होंगे यार, मतलब क्या अजीब हो गया, गुस्से में बोलते यार डिस्गस्टिंग यार, व्हाट इज यार, वेरी डिस्गस्टिंग, है ना। तो यानी कि भी क्या है? बहुत ही खराब, बहुत ही गंदा। तो इसका मतलब अगर इसकी हिंदी बहुत बुरा है, दैट मींस ये वाला ऑप्शन ए वाला क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। बस बात खत्म। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट है। हाँ भैया, अब बताओ, इन द पाइपलाइन मींस, क्वेश्चन नंबर 60, इन द पाइपलाइन मींस क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग डेवलप्ड। क्या? इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग डेवलप्ड, ये हो जाएगा क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जो ये हो जाएगा, इसकी हिंदी क्या होती है? शिखर होती है। इसकी हिंदी क्या होती है? शिखर होती है। और डी जो प्रियांश है, ये प्रकार का क्या होता है? इसका हिंदी क्या हो जाएगी? शिखर। शिखर। और ये क्या है? एक प्रकार का प्रियांश, आप सुनते होंगे, एक प्रकार का क्या? प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन। और अब बताओ कि बी वाले की हिंदी क्या होगी? बी वाले की हिंदी क्या होगी? मुझे इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सीसैट के इंग्लिश के क्वेश्चंस, और यहीं पर क्या होता है? ये स्टॉप होता है। बाकी आप लोग अच्छे से करते रहिएगा। थोड़ा सा बोरिंग है यार सीसैट, है ना, क्या कर सकते हो, लेकिन करना पड़ेगा आपको। बस ये है कि आप इंग्लिश में से कंजक्शन को तैयार कर लीजिए, एडजेक्टिव को तैयार कर लीजिएगा, अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका अच्छा है तो उसको तैयार कर लीजिए, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज तैयार कर लीजिए, प्लस पैराग्राफ को रेडी कर लीजिए। पैराग्राफ से आप आंसर को क्या करेंगे? सही से कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हिंदी पूरा तैयार कर लीजिए। हिंदी के 5 क्वेश्चन तो सीधे सीधे आपके गद्यांश वाले होते हैं, वो कर लीजिए, प्लस जो है बाकी क्वेश्चन होते हैं, लगभग 17-18 क्वेश्चन आपके हिंदी के ही हो जाते हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन में से अगर 20 क्वेश्चन आएगा तो अगर आप पीवाईक्यूज को कर लोगे तो 20 में से आप लगभग 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन कर पाने की स्थिति में रहोगे, तो सीसेट हो जाएगा आराम से। बाकी कुछ ना कुछ तो मैथ रीजनिंग में करोगे, निहायती गधे तो होगे नहीं, ठीक है। हाँ, इंग्लिश कठिन लगती है तो इंग्लिश को छोड़ करके कोई और सेक्शन कर लेना, या मैथ कठिन लगता है तो कोई और सेक्शन कर लेना। लेकिन ये बस एनालिसिस आप कर लो कि कहां से प्रश्न कितने कितने आते हैं, बस उसके अकॉर्डिंग आपको चीजों को करना है, ठीक है। बाकी फिर मिलेंगे हम लोग अगले जो है इसमें वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।